क्या वजह है कि जब से देश आजाद हुआ है हम लोगों ने हर इलेक्शन से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। हम अपनी फिक्र को दुरुस्त क्यों नहीं करते? मेरे भाइयों, हम लोग हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जेपी आंदोलन हुआ, हम लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसे जनता दल के में एक बड़ी ताकत के रूप में हमने बनाया। वो ताकत हम लोगों के बिना अधूरी थी। उसके बाद हमने दूसरी ताकत बनाई अन्ना आंदोलन के तौर पर, उसमें भी हम जो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मगर हम जहां थे वहीं खड़े रहे। तारीख से कभी हमने कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। मेरे साथियों, क्या वजह है जो हम अब तारीख से कुछ सीखना नहीं चाहते? साथियों, आप देख रहे हैं जिस सेकुलर पार्टी का हमने साथ दिया उन लोगों ने हमारे वोट को सिर्फ इस्तेमाल किया, अपनी ताकत बनाई और उसके बाद हमें भूल गए। इसी केजरीवाल को हमने दिल्ली में एक तरफा बहुमत दिया, 67 सीटें जिताई, मगर उसमें अपनी हिस्सेदारी नहीं मांगी। हमने भीड़ की शक्ल में उसे वोट तो दिया मगर अपनी हिस्सेदारी नहीं मांगी, अपनी लीडरशिप नहीं मांगी। अगर हमने अपने लीडर बनाए तो कठपुतली की शक्ल में बनाए, जिन्होंने सिर्फ अपने वोट को देकर दिल्ली दंगा हुआ, निजामुद्दीन मरकज पे ताला लगवाने से लेकर अपनी जुबानें खामोश रखी मगर अपनी कौम की बात नहीं करी। मेरे भाई, कठपुतलियों को बोलने की इजाजत नहीं है। इतिहास में अगर हम जाएं तो 1984 में जब सिखों का कत्लेआम हुआ तो सिखों ने एक सबक लिया कि जब तक हम अपने वोट को यूनाइट नहीं करेंगे तब तक हिंदुस्तान में अपना वजूद नहीं बनाएंगे। तो सिखों ने उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया और यूनिटी दिखाई। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या सिखों के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? नहीं उठा सकता है। क्यों? क्योंकि वो यूनाइट है, एक मुट्ठी बनाकर वोट डालते हैं, एक मजबूत सरकार देते हैं। मेरे भाइयों, जब तक आप अपनी एक लीडरशिप नहीं बनाएंगे तो आपकी बात करने वाला कोई नहीं होता। आज दिल्ली में 70 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है। क्या हम 2 सीटों के भी मुस्तहिक नहीं? क्या हम 2 सीटें लड़ने के लायक भी नहीं? 68 सीटों पे आप जिसको वोट देना चाहते हैं तो हमें परवाह नहीं, मगर मेरे भाई, अगर आपने इन 2 सीटों को जीत कर निकाला तो मैं समझता हूं किसी कठपुतली को नहीं लाएंगे जो अपना दंगे के दरमियान घर में बैठ जाए या निजामुद्दीन मरकज की ताली लगते वक्त खामोश रहे। अगर आपने अपने 2 नुमाइंदे निकाले तो अगर निजामुद्दीन पर कितने तारे लगाया तो ईद से ईद बजाती जाएगी। क्यों? क्योंकि अपना लीडर होगा, अपनी क़यादत होगी। हम लोग सीएम की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम पीएम की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे और वजूद तभी बनेगा जब आपकी क़यादत मजबूत होगी। मेरे भाइयों, अपनी क़यादत के लिए एक मुट्ठी बना लो। आप तो आई हैं, अगली बार 10 आएंगी। दिल्ली के अंदर 8 सीटें ऐसी हैं जहां हम सिर्फ अपने वोट से एमएलए बना सकते हैं और 22 सीटें ऐसी हैं जहां हम डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस का जीतेगा, आपका जीतेगा या कोई और जीतेगा। तो मेरे भाई, क्यों नहीं अपनी ताकत को समझते आप लोग? कब तक आप दूसरों के पीछे चलेंगे? कब तक ठगे जाते रहेंगे? कब तक लूटते जाएंगे? हमारी अस्पताल लूटी जाती है, दिल्ली में दंगा होता है, हम लूटते हैं, हमारे घर जलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग खैरात की शक्ल में वोट दे देते हैं, सवाल नहीं करते कि केजरीवाल साहब हमने आपको वोट दिया। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन में आते हैं तो एक ही नारा होता है कि हम बीजेपी से बचा रहे हैं। मेरे भाइयों, कांग्रेस के राज में क्या आप लोग जेलों में नहीं गए? क्या दिल्ली में या हिंदुस्तान में दंगे नहीं हुए? समाजवादी के राज में क्या दंगे नहीं हुए?
वो आज अगर आम आदमी पार्टी के राज में हो रहे हैं तो सब एक ही कश्ती पे सवार है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप नहीं है मेरे भाई, लीडरशिप खड़ी करने की जरूरत है। अगर आप बीजेपी के डर से वोट देते रहोगे, और किसका डर मेरे भाई, कल भी मारे जा रहे थे, आज भी मारे जा रहे हैं, और जेलों में केजरीवाल जा रहा है मेरे भाई। हमें केजरीवाल को बचाना है, कांग्रेस को बचाना है नहीं, अपने मुस्तकबिल को बचाना है। और मुस्तकबिल को बचाने के लिए इन 2 सीटों को जीतना जरूरी है। और कोई कहता है 2 से क्या होगा, तो मेरे भाई बारात में दूल्हा एक ही होता है। पार्लियामेंट में मर्द मुजाहिद एक ही था जिनने बिल भाया और हिंदुस्तान में एक आंदोलन हो गया। तो एक से क्या होता है, उस एक की आंखों में आंखें डाल के हिंदुस्तान का पीएम बात नहीं कर सकता, अपोजिशन का लीडर राहुल गांधी जी बात नहीं कर सकते। तो मेरे भाई एक से बहुत कुछ होता है, और हम उस कौम के मानने वाले हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया, एक से ये होता है। खुदा हाफिज़ मेरे भाइयों, वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ शफी साहब। हमारे बीच सैयद मुर्तज़ा रज़ी साहब जनरल सेक्रेटरी बाबुल इल्म तशरीफ फरमाए, हम उनका वेलकम करते हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं मौलाना हाफिज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए, अपने ख्यालात बड़े मुकर्रर हैं, थोड़े चंद अल्फाजों में रखें। इतनी सी दरख्वास्त उनसे लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, बगैर किसी तमहीद के मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। तकरीर बिल्कुल नहीं करूँगा, इसलिए कि तकरीर करने के लिए स्टेमिना बनाना पड़ता है। स्टेमिना बनाने के लिए कम से कम 10 मिनट चाहिए होते हैं पहले, उसके बाद आधा पौना घंटा तकरीर होती है। तो मैं तकरीर नहीं करूँगा, सिर्फ चंद सवालात पर आपसे बातें करूँगा। पहला सवाल, ध्यान से सुनना। पहला सवाल ये है कि आज इस इलेक्शन में शिफाउर रहमान क्यों जरूरी है? जानते हैं इस सवाल का जवाब? इस सवाल का जवाब ये है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जब CAA-NRC का कानून लाया जा रहा था, असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में वो बिल फाड़ के फेंक दिया था। सारे हिंदुस्तान के मुस्लिम लीडरों की जबान पर ताले लगे हुए थे। कोई मिल्ली जमात हो, कोई मजहबी जमात हो, कोई सियासी लीडर हो, कोई MLA हो, कोई MP हो, एक्स मिनिस्टर हो, किसी की हिम्मत नहीं थी एक जुमला उसके खिलाफ बोल सके। दिमागों पर कर्फ्यू लग गए थे लोगों के उस वक्त। उस वक्त क्या हुआ? जामिया के कुछ सरफिरे बच्चों ने ये बेड़ा उठाया कि हम इस कौम की आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए अपने आप को झोंक देंगे, अपने आप को दांव पर लगाएंगे। जब उन्होंने झंडा बुलंद किया इस बगावत का, इस कानून से, तो पुलिस ने कैंपस में घुसकर, लाइब्रेरी में घुसकर उन बच्चों के हाथ तोड़ दिए, पांव तोड़ दिए, आंखें फोड़ दी, सर फोड़ दिए। और फिर एक बार वही सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे के बीच में से एक आवाज उठी, उस आवाज का नाम था शिफाउर रहमान। उसी शिफाउर रहमान ने, जो जामिया उस वक्त प्रेसिडेंट था, जामिया के गेट नंबर 7 के सामने वहीं पर मंच काट दिया और वहीं पर धरने पर बैठ गया। अपने सब दोस्तों को बुलाया, लोगों ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, माँ बहनों को बुलाया, और वहां पर ऐसा जबरदस्त एजिटेशन खड़ा कर दिया कि जब वहां पर जगह तंग पड़ गई तो शाहीन बाग में जाकर के दूसरा एजिटेशन जमाना पड़ा। और फिर इस तहरीक का नाम पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग तहरीक बन गया। और ये शाहीन बाग तहरीक एक दीवाना वार तहरीक बन गई। इस हुकूमत की नाक में नाक डाल दी, दम कर दिया
जब इस हुकूमत के पास बचकर भागने का कोई रास्ता न बचा तो फिर कोविड के बहाने से शाहीन बाग तहरीक को खत्म किया गया। कमीनापन आला दर्जे का जो दिखाया इसने, सबसे पहले कमीनापन जो दिखाया वो उस आम आदमी पार्टी के लीडर केजरीवाल ने दिखाया, जिसके पीछे हम भी थे, महमूद भी थे, और मैं तो उन लोगों में से था कि जो शायद 4, 6, 8, 10 लोग ऐसे होंगे जो उसके ड्राइंग रूम में जाकर के उससे बात बनवा लिया करता था। लेकिन जब उसका ये घिनौना किरदार हमने देखा, हमने उसके मुंह पर वही थूक दिया। आज हमारे इलाके से दो बातें और सुन लीजिए। केजरीवाल ने वोट लेने तक शाहीन बाग एजुकेशन का फायदा उठाया और इलेक्शन जीतने के, हुकूमत बनाने के फौरन बाद सेंट्रल सरकार से कहा कि इसको उखाड़ के फेंको, तुम्हारे बस का नहीं है तो पुलिस मुझे दो, 1 घंटे में शाहीन बाग एजुकेशन को खत्म करके फेंक देता हूँ। ये केजरीवाल ने कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। दूसरा, जब दिल्ली में दंगे हो गए, ये संघी आदमी मुसलमान चीखते रहे, चिल्लाते रहे, ऐसे बुलाते रहे, 1 मिनट के लिए नहीं आया। फिर इसने क्या किया? इसने लिख करके रजामंदी दी, हमारा खालिद उमर हो, हमारा सफोरा गजर हो, हमारा जिमाल रहमान हो, खालिद सेठी हो, जितने लोग भी इस एजुकेशन में दिल्ली से उठाए गए हैं, उन सबको केजरीवाल ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवा के उठवाया है। तब इन बच्चों पर केस चले, इन नौजवानों पर केस चले, जेलों में पड़े हुए हैं। ये केजरीवाल का पहला जुर्म है। आज हमारे इलाके से केजरीवाल की पार्टी से लड़ने वाला हमारा छोटा भाई, जिसको हमने अपना खून पसीना बहा करके एमएलए बनवाया था, वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी ओवैसी साहब मेरे खिलाफ कैंडिडेट उठाएंगे। अमानत भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं यहाँ से ये मन ठोक के बात कर रहा हूँ। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मुश्किल होते होगे, तुम केजरीवाल जैसे संघी के सामने हथियार डाल के बैठ जाओगे। हमने ये सोचा था, खुदा की कसम मैंने ये सोचा था कि अगर केजरीवाल किसी वक्त कभी ना बंद करेगा, हमारे दुनिया तुम उसका हाथ पकड़ लोगे, तुम उसकी जबान पकड़ लोगे और जबरदस्ती नहीं मानेगा तो फिर छोड़ के एक झटके में उसे अलग हो जाओगे। तुम्हारे अंदर मैंने, क्योंकि तुम्हारा खानदानी रिश्ता मैं जानता हूँ, तुम्हारे वालिद का मुझ पर एहसान है। मैं जो दोबारा रोजे नमाज की तरफ आया, हाफिज कुरान दोबारा से बना, ये तुम्हारे बाप का एहसान है मुझ पर। उन्होंने मुझे कोशिश करके करवाया। लेकिन अमानत भाई, तुमने हमारे उन जज्बात की कदर नहीं की। तुम कहते हो कि मुझे शिकायत है ओवैसी से, और ओवैसी को कहते हैं वोट काटने वाला है, और ओवैसी ने क्या आवाज उठाई, तुम अपनी कुर्बानी गिनाते हो। हालांकि मैं ये कहता हूँ, मैं सच्ची बात यह है ईमानदारी की कि तुमने शुरू के 2-2.5 साल कुछ काम किया है, इसके अलावा कोई तुम्हारी कुर्बानी नहीं। तुम्हें जब केजरीवाल ने जिस काम के लिए कहा तुमने वो किया, किससे रोक दिया? तुम रुक गए। दिल्ली में दंगे हुए, एक रात तुमने मर्द मुजाहिद का किरदार अदा किया था एलजी हाउस पे, 2 दिन के बाद तुम्हें केजरीवाल ने रोक दिया और फिर तुम्हारी ही साथ एक टीम को भेजा कि जाओ जमुना पार की उन मस्जिदों में, उन मदरसों में जिनमें आग लगाई गई, जिनमें सिलेंडर फाड़े गए, जाओ वहां से वो चले हुए के वहां के निशान मिटवाओ, जल्दी से वहां रंगरोगन कराओ, पुताई कराओ, वो सबूत सारा मिटा दो। फॉरेंसिक जांच की टीम आने से पहले, इंटरनेशनल मीडिया पहुंचने से पहले वो सारे सबूतों को मिटा दो। तुम्हारी टीम ये काम कर रही थी। मुझे तुमसे ये शिकायत है कि क्यों तुम्हारे लोग वहां इस काम पे लग रहे हैं। हमारे भाई, तुमने वहां ईदगाह में रिलीफ का कैंप लगाया, हमने तुम्हें इसलिए एमएलए नहीं बनाया था कि तुम कौन से पैसे इकट्ठे करके, राशन इकट्ठा करके वहां रिलीफ बांटोगे। ये काम तो जमीयत उलमा कर लेती है, ये काम तो जमात इस्लामी कर लेती है, ये काम तो मुशावरत कर लेती है, ये काम तो दिल्ली काउंसिल कर लेती है, दूसरी हमारी सारी दिल्ली जमातें ये काम कर लेती है। हम जिसको एमएलए और एमपी बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि अगर मेरी कौम के हुकूक पर कोई सरकार या कोई नीले डाका डालता है या मेरी कौम के बच्चों के गलों पर हाथ डालता है तो मेरा एमपी, मेरा एमएलए उसकी गर्दन पर हाथ डाल करके उसे कहेगा रोक, ये मेरी कौम के बच्चे हैं, ये मेरी कौम के मेरे भाई है, कोई इन पर हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन अमानत भाई,
मुझे अफसोस है तुमने शिफाउर रहमान के लिए एक बात की आवाज नहीं उठाई। एक खत भी केजरीवाल को न लिखा कि केजरीवाल शिफाउर रहमान को बाहर कराओ, इनके साथियों को जेल से निकलवाओ। और मैं आज के वक्त बहुत कम है, मुदस्सिर भाई खड़े हुए हैं, लोग और भी होंगे। मैं फिर कहता हूं कि वहां भी आपने हमें मायूस किया। आप अगर उसका हाथ पकड़ लेते, आप केजरीवाल के खिलाफ एजिटेशन करते, आप मैदान में आते, खुदा की कसम पूरा ओगला तुम्हारी पीठ पे खड़ा होता। और लीडर की ताकत उसकी कौम हुआ करती है, उसके पीछे खड़ी हुई भीड़ हुआ करती है जमहूरियत में। और तुमने वो मौका गंवा दिया। तुमने वो मौका, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, तुमने वो मौका गंवा दिया। आखिरी मौका तुम्हारे पास था। और मैं फिर कहता हूं कि आज भी है, खुदा की कसम खा के कहता हूं, सिर्फ ओखला के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान तुम्हें अपने सर का ताज बना लेंगे। तुम एक मिसाल कायम कर दो। लेकिन एक बात मैं एक मिसाल तुम्हें सुनाता हूं। किशनगढ़ में पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी से अख्तर इमान साहब, जो इस वक्त वहां पर स्टेट के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं और एमएलए भी हैं, वो उस वक्त जेडीयू से एमएलए थे, एक्स मिनिस्टर थे, उसी पार्टी से रहे हुए। मौलाना अजहरुल्लाह कासमी का और उनका टकराव हो गया इलेक्शन में। दोनों का इलेक्शन बराबर हो गया, जैसा शिफाउर रहमान और अमानतुल्लाह का। अमानतुल्लाह बहुत पीछे है, शिफाउर रहमान का इलेक्शन बहुत ऊपर है। उस वक्त अख्तर इमान ने जब ये पोजीशन देखी, एकतरफा खड़े होकर के ऐलान कर दिया कि मैं मौलाना अजहरुल्लाह कासमी के हक में इलेक्शन से विड्रॉल करता हूँ। अमानतुल्लाह ने तुम्हें दावत दे रहा हूँ, इस मंच से दावत दे रहा हूँ, आओ तुम्हें ऐलान कर दो पब्लिक के बीच में खड़े होकर के कि मैं केजरीवाल की झाड़ू भेज करके मैं शिफाउर रहमान के पीछे खड़ा हो रहा हूँ। शिफाउर रहमान के अपने इलेक्शन से 10 बार होता हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरी कौम के लोग शिफाउर रहमान को वोट दो। तो मेरे दोस्तों, मैं गारंटी से कह देता हूँ, अमानत भाई, मुझे मालूम है कि केजरीवाल उसी दिन तुम्हें निकाल देगा पार्टी से। लेकिन खुदा की कसम, ये कौम जिसका नाम मुसलमान है, पूरे मुल्क में तुम्हें अपने सरों का ताज बना लेगी, तुम्हें अपने कंधों पे उठाए फिरेगी, तुम्हें हीरो बना लिया जाएगा। कुर्बानी देखो तो देखो, तुम दावा करते हो मैंने कुर्बानी दी। क्या कुर्बानी दी? अरे ये कुर्बानी दो और फिर कौन से शिकवा करना कि मैंने कुर्बानी दी थी। कुर्बानी दी थी अच्छे खासे यार, काउंसिलर भी नहीं थे, एमएलए बन गए, 10 साल तक एमएलए बन गए। कुर्बानी दी है या कौन सी कुर्बानी ली? कौन से कुर्बानी ले रहे हो मेरे भाई? अपना हिसाब करके देखना। इस इलाके में रिवोल्यूशन पहले भी होते थे, अब भी होते हैं। जितनी तुम्हारी उम्र है, इतना वक्त मुझे इस इलाके में रहते हुए हो गया है। मुझे तकरीबन 38 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और अमानत की उम्र मेरे ख्याल से 44 साल 42 साल की है। बुलडोजर पहले भी यहां चलते थे, लेकिन इनका रेट जो है वो उठा के देख लेना। जब से केजरीवाल की सरकार आई है 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। और जिस दिन से एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई है, उस दिन से 80 गुना यहाँ पर डेमोक्रेसी का रेट बढ़ गया। और आखिरी बात कहता हूँ, यह डराया जा रहा है कि अगर इसे वोट नहीं दोगे तो वो जीत जाएगा और बीजेपी आ जाएगी और वो खा जाएगी, उसे वहां से वोट नहीं मिलेगा, इसे यहाँ से नहीं मिलेगा, उसे वहां से मिल गया, हमें इतना मिल गया। मैं बिल्कुल सीधा कैलकुलेशन 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे तकरीबन 2,80,000 वोट, 3,80,000 वोटों में तकरीबन 2,30,000 वोट मुसलमानों का है। 2,25,000 से 35,000 के बीच में मैं 2,30,000 मानता हूँ। 1.5 लाख के करीब गैर मुस्लिम वोट है। 60% वोट उनका पोल होगा, 60% हमारा होगा। हमारा रिकॉर्ड रहा है इस तारीख इस सीट पर 93 से यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं। आज तक सिवाय पिछले इलेक्शन के कभी बीजेपी तीसरे नंबर से दूसरे पे भी नहीं आ सकी। पिछली बार दूसरे नंबर पे इसलिए थी कि शाहीन बाग एजिटेशन में जज्बात के बीच में इलेक्शन था। पूरी कौम ने दीवानावार तुम्हें वोट दे करके, एकतरफा वोट दे करके तुम्हें 72,000 वोटों से जिताया था। इसलिए बीजेपी दूसरे नंबर पर आ गई थी, बाकी किसी पार्टी को वोट नहीं मिला था।
अब ये पोजीशन नहीं है, ना पहले थी ना अब है ना आगे रहेगा। अब वोट बराबर उधर भी बटेगा इधर भी बटेगा, उधर कांग्रेस को भी मिलेगा, आम आदमी को भी मिलेगा, सबसे ज्यादा बीजेपी को मिलेगा। वहां से मैं समझता हूँ दोनों पार्टियों को, आम आदमी को और कांग्रेस को 25 से 30 हजार वोट टोटल मिलेगा, टोटल, और 50 हजार के करीब बीजेपी को मिलेगा। 75-80 हजार वहां से पोल होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ से पोल कितना होगा? हमारे यहाँ से पोल होगा 1,60,000 के करीब, हो सकता है 170 भी हो जाए। इलाके के मुसलमानों, गैरतमंद कौम के लोगों, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने घरों से निकलो, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को, अपने साथियों को निकालो और एक मिशन बना करके अपने सर पे कफन बांध लो 5 तारीख तक कि हमें एक वोट शिफाउर रहमान के लिए वोट कराना है। और अमानत को 1,30,000 वोटों से जिताया था, तो इसको 1,40,000 वोट दे करके तुम जिता दो। रिकॉर्ड रहा है इस सीट का। जब जब हमने इकट्ठा होकर के वोट दिया, सन 93 में हमने, हमारी अक्सरियत ने परवेज हाशमी को वोट दिया, जनता दल के टिकट पे जिता दिया। 98 में हमने वोट दिया, उन्हीं को इकट्ठा होकर के कांग्रेस के टिकट पे जिता दिया, फिर जिता दिया, फिर जिता दिया, 4 बार जिताया। और जब हमने इकट्ठा होकर के वोट आसिफ मोहम्मद खां को दिया, हमने इंडिपेंडेंट आसिफ मोहम्मद खां को भी जिता दिया। एक बार नहीं 2 बार जिता दिया, कांग्रेस के टिकट पर भी जिता दिया। ये गलतफहमी दूर कर लो कि तुम्हारे वोटों से कोई हारता नहीं, कोई जीतता नहीं। तुम्हारे वोटों से ही जीतता है जो भी जीतता है। तुम अपने वोट इकट्ठा होकर के ताकत के साथ डालो शिफाउर रहमान को। दुनिया के सिवाय अल्लाह के कोई ताकत नहीं है रोकने वाली। और अल्लाह ने, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफाउर रहमान की इज्जत के लिए फैसले लिख दिए हैं। एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ये इलेक्शन लड़ा रही है, मुस्तफाबाद की सीट पर हो या यहां पर हो, ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं है। मुसलमानों, ये तुम्हारे मुस्तकबिल की क़यादत को तैयार करने के लिए है, जिसको ये सारी सेकुलर पार्टियां और सारी कम्युनल पार्टियां तुम्हारी आजाद इंडिपेंडेंट क़यादत की दुश्मन है, ये खत्म कर देना चाहती है। इनका बस नहीं चलता कि तुम्हारी आवाजों को, एक वैसी में आवाज को ये खत्म नहीं कर सकते। एक आजम खां की आवाज हुआ करती थी, बावजूद समाजवादी पार्टी में रहने के वो बंदा इंडिपेंडेंट आवाज बुलंद करता था, लेकिन उसको खत्म करने के लिए खुद समाजवादी पार्टी ने साजिश करके बीजेपी के साथ मिलकर के आजम खां का जनाजा निकाल दिया पूरी सियासत का। एक आवाज मुल्क में बची है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे दोस्तों, मेरा 40-35 साल का तजर्बा ये कहता है कि ये सारे सेकुलर, सारे कम्युनल पार्टियां इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक है, मुत्तहिद है कि मुसलमानों की कोई इंडिपेंडेंट क़यादत इस मुल्क में उभरनी नहीं चाहिए। इसलिए हमारे बीच में से दलाल लोग खड़े किए जाते हैं, हमारे बीच में से एजेंट खड़े किए जाते हैं कि ये जो कम्युनलिज्म फैल जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। एक आदमी क्या करेगा, 2 आदमी क्या करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ, पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंट एक ही तो मेंबर है पार्लियामेंट में, असदुद्दीन ओवैसी। हिंदुस्तान के मुसलमानों, मुझे बता दो कौन सा ऐसा मसला है तुम्हारा जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज ना उठाई हो और सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा दलील के साथ आवाज ना उठाई हो? कौन सा मसला है? मेरे दोस्तों, तुम्हारा एक एक वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताकत को मजबूत करता है। तुम्हारा एक एक वोट शिफाउर रहमान को ताकत देगा। तुम्हारा एक एक वोट शिफाउर रहमान के साथ में जो 100-150 दिल्ली में जो बंद है लड़के लड़कियां, उनकी ताकत बनता है। और तुम्हारा एक एक वोट हिंदुस्तान भर में शाहीन बाग के नाम से जो मंच लगाए बैठे थे हमारे बच्चे और बच्चियां, जिनकी तादाद 2,500 से 3,000 के बीच में है, ओखले वालों, मेरे दिल की बात, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, निकलेना तुम्हारा एक एक वोट उन सारे बच्चों की ताकत बनेगा, उन सारे बच्चों को हौसला देने वाला बनेगा, उन सारे
जाके सिर्फ और सिर्फ शिफा रहमान को वोट देना। मुस्तफाबाद में मेरी आवाज पहुंच रही हो तो ताहिर सभी को एक वोट डालना। बिल्कुल किसी की चिंता मत करना कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है। मैं समझता हूँ दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह हाफिज।